नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अरे बेटा, रुक तो। अरे मेरी बात तो सुन। कुसुम देवी अपने नन्हे से बेटे चंदन के पीछे पीछे भागती। वह उस पर अपना पूरा प्यार लुटा देती। चंदन के प्रति उनके प्यार को देखकर ऐसे लगता जैसे चंदन ही उनकी पूरी दुनिया हो। चंदन के पापा थक हार कर अपनी फैक्ट्री से घर वापस आते तो कुसुम जी ने उनके चाय पानी से लेकर घर के अन्य कामों के लिए एक काम वाली बाई लगा रखा था, ताकि उनके बेटे के लालन पालन में कोई कमी न हो, क्योंकि चंदन के पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उन दिनों कुसुम जी अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी कि उन्हें इतना अच्छा पति और इतना अच्छा ससुराल मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल जाती है तो वह खुशी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। वही हाल कुसुम जी के साथ भी हुआ। कुसुम जी के पति दीनानाथ जी ने उस दिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसी रात को दीनानाथ जी को हार्ट अटैक आया। वह काली रात थी 26 नवंबर की और उसी समय दीनानाथ जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब यह दुखद समाचार दीनानाथ जी के भाइयों को पता चली तो उन्होंने उनका सारा बिजनेस और धन हड़प कर कुसुम जी को मनहूस उल्टा कहकर, हमारे भाई को खा गई कहकर नन्हे चंदन के साथ घर से बाहर निकाल दिया। कुसुम जी ने उनके सामने हाथ जोड़े रहम की भीख मांगा, लेकिन किसी ने भी उस पर दया नहीं किया। यही सब सोचते हुए दिल्ली शहर का स्टेशन कब आ गया कुसुम जी को पता ही नहीं चला। दिल्ली जंक्शन पर ट्रेन धीरे धीरे रुकी। डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी कुसुम देवी ने थके कदमों से प्लेटफार्म पर पैर रखा। हाथ में एक पुराना बक्सा, सिर पर ओढ़नी और आंखों में हल्की सी चमक, जैसे किसी अधूरे सपने को लेकर वह शहर आई हो। उनके मन में बस एक ही खुशी थी, अब अपने बेटे चंदन के साथ रहूंगी, पोते की हंसी सुनूंगी और दिन फिर से रोशनी से भर जाएंगे। सामने खड़ा था चंदन, सूट बूट में, हाथ में मोबाइल, लेकिन नजरें किसी कॉल में उलझी हुई। अरे चंदन बेटा, कुसुम देवी ने मुस्कुराकर पुकारा। चंदन ने सिर उठाया, हल्की मुस्कान दी, कहा, अम्मा आइए ना, गाड़ी उधर खड़ी है। उसकी आवाज में अपनापन था, पर वो गर्माहट नहीं था जो एक बेटे की सोच में मिलती है। रास्ते भर कुसुम देवी शहर के ऊंचे ऊंचे मकानों, चमकती दुकानों को देखती रह गई। कितना बदल गया है दिल्ली शहर। जब मैं गई थी तब ये सड़कें कच्ची थी, उन्होंने धीरे से कहा। चंदन ने बस हूँ कहा। मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हाथ नहीं रुके। घर पहुंची तो सामने बहू शीला थी, स्टाइलिश सलवार सूट में, हाथ में फोन। माँ जी नमस्ते कहते हुए उसने एक औपचारिक मुस्कान दी। कुसुम देवी ने तुरंत आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाया। सदा सुखी रहो बेटी। शीला ने सिर झुका लिया, पर चेहरे पर न कोई भाव था न कोई अपनापन। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटे कमरे में ले जाया गया, घर के पीछे की ओर, जहां पहले से कुछ पुराना सामान रखा पड़ा था। माँ जी, ये कमरा साफ करवा दिया है आपके लिए, बाकी सब आगे बच्चों का स्टडी रूम है, शीला बोली। कुसुम देवी मुस्कुराई। कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो बस एक कोना चाहिए था। कमरे की दीवारों पर हल्का फफूंद था, पर उनके मन में काफ़ी सारी उम्मीदें थी। उन्होंने भगवान की फोटो टांगी, बिस्तर पर अपनी पुरानी चादर बिछाई और धीरे से कहा, अब तो दिन अच्छे बीतेंगे, बेटा साथ है, घर है, और क्या चाहिए मुझे। शाम को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। कुसुम देवी भी कुर्सी खींचकर पास बैठने लगी। शीला ने तुरंत कहा, माँ जी आप चाहें तो पहले खा लीजिए, बच्चों की ऑनलाइन क्लास है। अरे नहीं बेटी, साथ में ही खा लेंगे। पर बच्चों ने हेडफोन लगाकर सिर हिला दिया। चंदन किसी ईमेल में व्यस्त था। कुसुम देवी ने थाली में रोटी तोड़ी, पर रोटी से ज्यादा कौर गले से नहीं उतरा। रात में वह कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी, पर उनके भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी दुर्गा नहीं, अब उसका नाम किरण था, काम वाली बाई अंदर आई। माई जी कुछ चाहिए? पानी, दवाई? नहीं बेटी, तू बैठ ना जरा। गांव में लोग तू तड़ाक से बोलते हैं, यहाँ सब अंग्रेजी में बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। किरण हंसी। आप हैं तो घर में थोड़ी गर्मी रहती है माई जी, वरना सब चुपचाप अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। उस रात
कुसुम देवी देर तक जागती रही। पुराने दिनों की यादों में फिर से खो गई। वो बरगद के नीचे बैठकर बेटा चंदन का स्कूल से लौटना देखना, उसके लिए गुड़ रोटी रखना और हर शाम उसकी हंसी सुनना। आज वही बेटा दो शब्द भी मन से नहीं बोल पा रहा था। सुबह उठी तो बहू की आवाज़ सुनाई दी, माँ जी, आप चाय बना लेंगी? मैं जूम मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ बेटी, बना दूंगी, कुसुम देवी बोली और खुद किचन में चली गई। हाथ कांप रहे थे पर मन में एक संतोष था, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ट्रे में चाय रखी और शीला के कमरे में चली गई। शीला ने बिना देखे कहा, थैंक यू माँ जी। कुसुम देवी चुपचाप लौट आई। कमरे में आकर उन्होंने बेटा चंदन का बचपन का एल्बम निकाला। तस्वीरों पर उंगलियां फिराते हुए बोली, देख बेटा, तू जब रोता था ना तो मैं रात भर तेरे सिर पर हाथ रखे रहती थी। आज तू इतना बड़ा हो गया है कि तेरी माँ का अकेलापन तुझसे नहीं दिखता। उनकी आंखों से आंसू बह निकले लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे बेटा समझ जाएगा। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी पर उनके कमरे में बस सन्नाटा था। शहर के उस घर में हर चीज नई थी, फर्नीचर, पर्दे, टीवी, लेकिन उस घर में एक चीज पुरानी रह गई थी, माँ का दिल। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैली थी। कुसुम देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। दीवार पर टंगी घड़ी का कांटा जैसे उनके मन की तरह ठहर सा गया था। दिन निकलते पर जिंदगी वहीं की वहीं थी। रसोई से बर्तनों की खनक और शीला की ऊंची आवाज गूंज रही थी, माँ जी, दूध उबाल कर रख दीजिएगा, बच्चों का ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है। हाँ बेटी, कुसुम देवी बोली और साड़ी का पल्लू सिर पर ठीक किया। वे रसोई में पहुंची तो देखा शीला मोबाइल कान पर लगाए किसी से कह रही थी, हाँ मम्मी, वही पुरानी आदतें हैं, सब काम में टांग अड़ाती हैं। बस अब देखती हूँ कितने दिन यहाँ टिकती है। कुसुम देवी के हाथ रुक गए। उबलते दूध की भाप से उनकी आंखें नम हो गई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से चूल्हे की आंच धीमी कर दी। दिन बीतते गए। चंदन दफ्तर के कामों में उलझा रहता, बच्चे स्कूल और मोबाइल में। कुसुम देवी का कमरा अब सचमुच घर के बाकी हिस्से से अलग थलग पड़ गया था। कभी कभी वे टीवी चलाती तो शीला कह देती, माँ जी, वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ना, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है। और जब वे खिड़की खोलती तो आवाज आती, मच्छर आ जाएंगे, दरवाजा बंद रखिए। धीरे धीरे दीवारें बोलने लगी। हर कोना कहने लगा कि यहाँ तुम्हारे लिए जगह तो है पर अपनापन नहीं। एक दिन दोपहर में किरण आई और कहा, माई जी कैसी हैं? आज चेहरे पर थकान दिख रही है। थकान नहीं बेटी, बस याद आ गई है उन दिनों की जब मैं खुद घर चलाती थी। कुसुम देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा चंदन बचपन में कितना हंसमुख था, जानती हो, एक बार बुखार में सारी रात मैं उसके सिर पर पानी रखती रही। सुबह जब ठीक हुआ तो बोला, अम्मा आप सबसे बहादुर हैं। कहते कहते उनका गला भर आया। किरण ने धीरे से कहा, माई जी, बेटा बड़ा हो जाता है पर माँ का दिल उम्र से कभी बड़ा होता ही नहीं। कुसुम देवी ने उसकी ओर देखा। उन आंखों में वही करुणा थी जो अब इस घर में कहीं नहीं बची थी। शाम को चंदन ऑफिस से घर लौटा। कुसुम देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा तेरे लिए आलू के पराठे बनाए थे, बचपन में बहुत पसंद थे तुझे। चंदन ने फाइलों का ढेर टेबल पर रखते हुए कहा, अम्मा आज नहीं, बहुत थक गया हूँ, शीला ऑर्डर कर लेगी कुछ? ठीक है बेटा, उन्होंने कहा और पीछे मुड़ गई। जैसे ही वे कमरे में पहुंची एल्बम उठा लिया। चंदन की बचपन की मुस्कुराती तस्वीरें देखकर फुसफुसाई, कितना जल्दी बड़ा हो गया रे तू, और मैं शायद उसी जगह खड़ी रह गई। अगली सुबह शीला रसोई में किसी से फोन पर झगड़ रही थी। मम्मी, मैंने कहा था ना, इनके साथ रहना मुश्किल है, हर बात में दखल देती हैं। अब तो बच्चे भी कहने लगे हैं कि दादी के कमरे से अजीब सी बदबू आती है। कुसुम देवी ने यह सब दरवाजे के पीछे से सुन लिया। उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वे कमरे में लौटी और पुराने संदूक से अपने गांव की मिट्टी से भरी छोटी शीशी निकाली। धीरे से बोली, कम से कम ये मिट्टी तो अब भी मुझे अपना समझती है। शाम को जब चंदन ऑफिस से लौटा तो कुसुम देवी बरामदे में बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू बहुत काम करता है, थोड़ा मेरे पास बैठ जा। चंदन ने घड़ी देखी, अम्मा मीटिंग है 9 बजे, फिर बैठेंगे। ठीक है बेटा, मीटिंग खत्म हो जाए तो आना, मैं चाय बना दूंगी।
उन्होंने कहा, मगर वह सुन भी नहीं पाया। घर की लाइटें जलती रही, टीवी चलता रहा, लेकिन उस छोटे कमरे की खिड़की से बस अंधेरा झांक रहा था। कुसुम देवी ने तकिए के नीचे चंदन की तस्वीर रखी और खुद से कहा, माँ को शायद अब सिर्फ तस्वीरों में ही जगह मिलती है, जिंदगी में नहीं। अगले दिन किरण जल्दी आई। उसके हाथ में पुराना अखबार था। माई जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने टेस्ट के लिए पैसे मांगे हैं। कुसुम देवी ने झट से अपनी अंगूठी उतारी। ये लो बेटी, इसे रख लो। जब तेरे बेटे की मुस्कान लौट आए तो समझना मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। किरण रो पड़ी। नहीं माई जी, मैं कैसे ले सकती हूँ, तू ले ले, तेरे आंसू मेरी पूजा की आरती है। कुसुम देवी ने धीरे से कहा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। शीला बालकनी से चिल्लाई, माँ जी, अपने कमरे की खिड़की बंद कर लीजिए, नहीं तो फर्श गीला हो जाएगा। कुसुम देवी ने खिड़की बंद की, मगर आंसू नहीं रोक पाई। दीवारों पर टपकते पानी के निशान अब उनके मन के निशानों जैसे लग रहे थे, जिन्हें कोई नहीं देख पाया, पर जो हर रोज फैलते जाते हैं। सुबह का वक्त था। शीला अलमारी के सामने खड़ी थी, हाथों में फाइलें और गहनों का डिब्बा। अचानक उसने घबराकर आवाज लगाई, चंदन, चंदन, जरा इधर आना तो, जल्दी आओ। चंदन कमरे में आया। क्या हुआ शीला? शीला बोली, कल ही मैंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे, अलमारी में रखे थे, अब मिल नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे हैं। चंदन ने माथा पकड़ लिया। शायद कहीं और रख दिए होंगे। नहीं चंदन, मुझे पूरा याद है, कल दोपहर यहीं रखे थे, अब तो साफ साफ किसी ने उठाए हैं। उसके शब्दों में शक था, और वह शक बहुत खतरनाक जगह जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, पर पैसे कहीं नहीं मिले। शीला की नज़र अचानक कुसुम देवी के कमरे की ओर गई। वह बोली, घर में कोई और है भी तो नहीं? चंदन ने चुप रहकर उसकी ओर देखा। वह जानता था कि शीला क्या कहना चाह रही है, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुसुम देवी अपने कमरे में भगवान के सामने दीपक जला रही थी। पीछे से शीला और चंदन अंदर आए। अम्मा, चंदन की आवाज भारी थी। हाँ बेटा, बोल, कुछ हुआ है क्या? शीला बीच में ही बोल पड़ी। अम्मा, अलमारी से 1 लाख रुपये गायब हैं, किसी ने रखे पैसे निकाल लिए हैं। आप तो घर में अकेली रहती हैं दिन भर। कुसुम देवी सन्न रह गई। बेटी, तू ये क्या कह रही है? मैं तो कभी तेरी चीजों के पास जाती ही नहीं। चंदन ने धीरे से कहा, अम्मा, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बस पूछ रहे हैं, आपने कुछ देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने घबराते हुए कहा। शीला ने तड़पते हुए कहा, अगर चोरी नहीं की तो डर किस बात का? जरा आपका बक्सा देख लूं। अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? मेरा बक्सा? इसमें तो बस मेरे कपड़े, भगवान की फोटो और चंदन की बचपन की तस्वीरें हैं। पर शीला ने बिना इजाजत के बक्सा खोल दिया। कुसुम देवी हड़बड़ा गई। बहू, ऐसा मत करो, भगवान के नाम पर छोड़ दो। लेकिन शीला ने झटके से कपड़े हटाए और अचानक से 2 गड्डियां नोटों की जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में सन्नाटा छा गया। चंदन की आंखें चौड़ी हो गई। शीला ने व्यंग्य से कहा, देखा चंदन, अब क्या सबूत चाहिए आपको? यही है तुम्हारी देवी समान अम्मा। कुसुम देवी कांपते हुए बोली, नहीं बेटा, ये नोट मैंने नहीं लाई। मुझसे गलती भी हो तो भी तू एक बार मेरी आंखों में देख, क्या मैं तेरे घर के पैसे चुराऊंगी? चंदन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और धीरे से बोला, अम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं है। शीला बोली, अब साफ है कि घर में चोरी किसने की। कुसुम देवी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उन्होंने बक्से से चंदन की बचपन की तस्वीर उठाई और अपनी छाती से लगा ली। जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही मुझसे सबूत मांग रहा है। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर चंदन अब भी चुप था। कुछ देर बाद किरण काम पर आई। दरवाजे पर पहुंचते ही शीला चिल्लाई, अब तू यहाँ क्यों आई है? तेरी वजह से ही घर में चोरी हुई है। तू ही सिखा रही थी ना अम्मा को। किरण हक्की बक्की सी रह गई। नहीं मैम साहब, मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। चोरी नहीं की तो फिर तेरे कहने पर अम्मा ने पैसे क्यों दिए? माई जी ने तो। शीला ने उसकी बात काट दी। बस निकल जा यहाँ से, अभी के अभी। किरण रोते हुए दरवाजे से बाहर चली गई। कुसुम देवी ने पीछे से आवाज लगाई, किरण रुक जा बेटी, पर उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं दी। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा गया। कुसुम देवी बिस्तर पर बैठी थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनका मन बार बार कह रहा था, मुझे जाना होगा,
इस घर में अब मेरा कुछ भी नहीं। बाहर हॉल में चंदन और शीला धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वो हमारी इज्जत का सवाल है चंदन, शीला बोली। अब तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो उन्हें गांव भेजो या वृद्धाश्रम। चंदन चुप था। उसने बस एक बात कही, शीला वो मेरी माँ है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शीला ने तीखे स्वर में कहा। अब एक ही छत के नीचे दोनों नहीं रह सकते। कुसुम देवी ने यह सब अपने कमरे से सुन लिया। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने जाकर दीपक बुझाया। अब इस घर की रोशनी भी मेरे लिए बुझ गई है, उन्होंने धीरे से कहा। रात भर वे जागती रहीं। सुबह जब सूरज निकला तो उनके कमरे का दरवाजा आधा खुला था और भीतर बस सन्नाटा फैला था। दीवार पर टंगी चंदन की तस्वीर को वे बहुत देर तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, अब तू मुझे कहीं भी भेज दे बेटा, मैं तो अब पहले से ही जा चुकी हूँ। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कुसुम देवी ने चाय का प्याला हाथ में थाम रखा था, पर चाय ठंडी हो चुकी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे रात भर रोती रही हों। बाहर हॉल में बहू शीला बच्चों के टिफिन पैक कर रही थी और चंदन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। घर में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सामान्यता के भीतर कुछ बहुत गहरा टूट चुका था। चंदन ने बैग उठाया और धीमे स्वर में कहा, अम्मा ध्यान रखना अपना। कुसुम देवी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। बहुत काम करता है, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। पर उनके शब्दों के पीछे एक थरथराहट थी जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती थी। उस दिन चंदन देर रात तक लौटा। शीला लिविंग रूम में बैठी थी। चंदन अब और नहीं हो सकता, उसने कहा। क्या नहीं हो सकता? तुम्हारी माँ को इस घर से जाना ही होगा, चंदन ने झुंझला कर कहा। शीला, हर बार ये बात क्यों छेड़ती हो? क्योंकि अब बच्चे भी पूछने लगे हैं कि दादी चोरी क्यों करती है। क्या तुम उन्हें झूठ बताओगे? उनके स्कूल में लोग उन्हें बातें सुनाते हैं। चंदन खामोश था। वह दीवार पर टंगी अपनी और अपनी माँ की एक पुरानी फोटो को देख रहा था। शीला बोली, मैंने वृद्धाश्रम की जानकारी निकाल ली है। शांति कुंज वृद्धाश्रम बहुत साफ सुथरा है। सब लोग अपने अपने माता पिता को वहीं छोड़ते हैं। वहाँ देखभाल बहुत अच्छी होती है। वो मेरी माँ है, कोई पुराना सामान नहीं, चंदन ने भारी आवाज में कहा। तो फिर मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर। शीला ने बैग उठाया और बोली, निर्णय तुम्हारा है। चंदन वहीं बैठा रह गया। रात का सन्नाटा उसके सिर पर पहाड़ बनकर गिरा। माँ के शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे, बेटा तू ही तो अब मेरा सब कुछ है। सुबह कुसुम देवी पूजा कर रही थी। चंदन उनके कमरे में आया। हाथ में एक छोटा बैग था। अम्मा, बोल बेटा, चाय लाऊं? नहीं अम्मा, वो आज 2-3 दिन के लिए आपको एक जगह ले जाना है। थोड़ी हवा बदल जाएगी तो तबीयत भी ठीक रहेगी। कुसुम देवी मुस्कुराई और कहा, अरे बेटा, अब मेरी तबीयत का क्या, तू कहे तो चलती हूँ। वह चलने लगी, पर जाते जाते उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीमे से कहा, अगर लौट कर ना आई तो तू घर की रक्षा करना प्रभु। गाड़ी सड़क पर चल रही थी। शहर की भीड़ पीछे छूट रही थी। कुसुम देवी ने खिड़की से बाहर झांका। दिल्ली शहर का स्टेशन, वही गलियां, वही हवा, सब कुछ जैसे उनकी यादों से गुजर रहा था। उन्होंने चंदन की ओर देखा और कहा, बेटा कहाँ चल रहे हैं हम? अम्मा, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। गांव जा रहे हैं क्या? नहीं अम्मा, एक जगह है जहां आपको आराम मिलेगा अम्मा। कुसुम देवी चुप हो गई। उनका दिल धड़क उठा। आंखों से आंसू निकले, पर उन्होंने छुपा लिए। उन्होंने कहा, बेटा अगर तू चाहता है तो मैं वहीं रह लूंगी। बस एक बात का वादा कर, त्योहारों पर कभी कभी मिलने आ जाएगा। चंदन की आंखें नम हो गई। उसने मुंह फेर लिया। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुराने भवन के सामने रुकी। शांति कुंज वृद्धाश्रम लिखा था बाहर बोर्ड पर। कुसुम देवी ने पढ़ा, फिर चंदन की ओर देखा। यही है वो जगह बेटा? चंदन ने कुछ नहीं कहा। मैं बोझ बन गई थी ना बेटा तेरे ऊपर? उनके शब्द धीमे थे, पर तीर की तरह चुभे। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो। तो फिर क्यों लाया मुझे यहाँ? वो अम्मा, वह चुप हो गया। कुसुम देवी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। जाने दे बेटा, मैं अब किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। तेरी जिंदगी आबाद रहे, बस यही चाहती हूँ। उन्होंने चंदन का सिर अपने हाथों में लिया, माथा चूमा और बोली, खुश रहना बेटा। माँ के आशीर्वाद से बड़ी दुआ कोई नहीं होती। चंदन की आंखों से आंसू टपक पड़े।
वह झुककर उनके पैर छूने लगा, पर कुसुम देवी ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। अब मत रो बेटा, माँ को देखना नहीं, महसूस करना, वही तेरे साथ रहेगी। वार्ड की एक महिला आई और कुसुम देवी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। वह जाते जाते मुड़ी, बेटा, मेरा संदूक घर में ही रह गया, उसमें तेरी बचपन की तस्वीरें हैं, कभी समय मिले तो देख लेना, और जब मन करे तो देखना। गाड़ी चली गई। कुसुम देवी बरामदे की बेंच पर बैठी और गाड़ी के धुंधले होते निशान को बहुत देर तक देखती रही। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और होठों पर बस एक ही वाक्य था, बेटा, मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ी रहती, मगर तेरे दिल से निकाली कैसे गई। वृद्धाश्रम की दीवारों पर शाम उतर आई थी। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, बस माँ का टूटा हुआ दिल जो अब सन्नाटे में सांस ले रहा था। वो सुबह अलग थी। सूरज तो हर दिन उगता था, पर आज उसकी किरणें कुसुम देवी के लिए कुछ ठंडी थी। शांति कुंज वृद्धाश्रम के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने धीरे से अंदर कदम रखे। सामने लॉन में कुछ बूढ़े लोग धूप सेक रहे थे, कुछ सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। कहीं कोई बातचीत न थी, बस एक मौन जो हर आवाज को निगल रहा था। वार्डन ने कागज पर साइन करवाए और कहा, माँ जी, यहाँ सब अपना ख्याल खुद रखते हैं, खाना ठीक समय पर मिलता है और दवा भी। कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिएगा। कुसुम देवी ने बस सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे अपना बिस्तर देखने चली गई। एक छोटा कमरा, एक बिस्तर, सामने दीवार पर झूलती घड़ी और एक लोहे की अलमारी, यही अब उनका नया घर था। उन्होंने अपने संदूक से भगवान की तस्वीर निकाली, दीवार पर लगाई और धीरे से कहा, हे प्रभु, यहीं से अब मेरी यात्रा शुरू होती है। शाम होने तक उन्होंने वृद्धाश्रम की लय समझ ली। 4:30 बजे चाय, 6 बजे भोजन, 7 बजे दवा, फिर सबके कमरे का दरवाजा बंद। पर नींद कहाँ थी। उनका दिल हर क्षण कह रहा था, कहीं चंदन तो नहीं आएगा मुझे लेने। पर दरवाजे पर बस हवा की सरसराहट आती। अगले दिन सुबह एक जानी पहचानी आवाज आई, माई जी, आप। कुसुम देवी चौंकी। वो किरण थी। उसकी आंखों में पछतावा था और हाथों में टिफिन का डिब्बा। माई जी, मुझे पता चला आप यहाँ हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुसुम देवी की आंखें भर आई। बेटी, तू आ गई तो लगता है भगवान ने मुझ पर अब भी कृपा की है। किरण ने टिफिन खोला। आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आपको बहुत पसंद थी ना। कुसुम देवी मुस्कुराई। हाँ बेटी, अब तो यहाँ हर कौर अजनबी लगता है, बस तेरे हाथ का स्वाद याद था। दोनों धीरे धीरे खाने लगी। वृद्धाश्रम की महिलाएं दूर से देख रही थी। इतना स्नेह किसी अजनबी में कहाँ हो सकता है। दिन गुजरते गए। किरण हर रविवार को आती, कभी फल ले आती, कभी घर का खाना। कुसुम देवी उसी दिन की राह देखती। वो बेटी नहीं थी, फिर भी हर मुलाकात माँ बेटी की बात जैसी हो गई। एक दिन कुसुम देवी ने कहा, बेटी, जब मैं गांव से आई थी सोचा था घर में तेरे भैया के बच्चों की हंसी सुनूंगी, पर अब यहाँ हर दीवार मुझे मेरे अंदर का सन्नाटा सुनाती है। किरण ने धीरे से उनका हाथ थामा। माई जी, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। कुसुम देवी की आंखों में नमी और मुस्कान साथ साथ आ गए। बेटी, कभी कभी भगवान अपनों से छीनी ममता किसी पराये के हाथ से लौटा देता है। वृद्धाश्रम के अन्य रहवासी अब उन्हें माँ कहने लगे थे। वो सबके सिर पर हाथ फेरती, कभी किसी को कहती, अरे खाना पूरा खा ले, नहीं तो दवा कड़वी लगेगी। वो जैसे अपने दर्द से दूसरों को दवा दे रही थी। लेकिन रात को जब सब सो जाते वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाती, सीने से वही पुरानी तस्वीर लगाकर धीरे से कहती, चंदन, माँ यहाँ ठीक है, बस तेरी आवाज याद आती है। एक दिन किरण अपने छोटे बेटे आशीष को साथ लेकर आई और कहा, माई जी, ये आपके पैर छूना चाहता है। कुसुम देवी ने हैरान होकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ जो आशीर्वाद दूं। आशीष ने झुककर कहा, माँ कहती है आप ही उनकी माई हैं। कुसुम देवी की आंखों से आंसू बह पड़े। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और धीरे से कहा, बेटा, तेरे माथे का पसीना मेरे लिए गंगा जल है। वृद्धाश्रम का वो पल पहली बार जिंदा महसूस हुआ। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन दिल अब थोड़ा हल्का था। किरण ने एक दिन कहा, माई जी, कभी अपने बेटे को फोन करवाऊं। किरण देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटी, अब अगर वो आएगा तो माँ के रूप में नहीं, बस पश्चाताप के सामने। मुझे उसकी आंखों में वो साया नहीं देखना
जो मुझे दूर भेज गया। किरण चुप रही, बस धीरे से उनका हाथ थाम लिया। शाम ढली तो कुसुम देवी बरामदे में बैठी थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। उन्होंने अपने सीने से तस्वीर लगाई और फुसफुसाई, चंदन बेटा, माँ अब थक गई है, पर अगर तू कभी पछताए तो आ जाना। माँ फिर से गले लगाने के लिए तैयार रहेगी। उनकी आंखों में अश्रु की एक रेखा थी और चेहरे पर शांति, जैसे किसी ने टूटे दिल में फिर से दिया जला दिया हो। वो रात शांति कुंज वृद्धाश्रम की सबसे शांत रातों में से एक थी। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी की जिंदगी का अधूरा हिस्सा झांक रहा हो। कुसुम देवी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, सीने से वही तस्वीर लगाए जिसमें चंदन उनकी गोद में मुस्कुरा रहा था। उनके पास मेज पर एक कागज, एक कलम और उनके कांपते हाथ। धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरे बेटे चंदन, सदा खुश रहो बेटा। शायद अब यह मेरा आखिरी खत है। कलम बार बार रुक रही थी, लेकिन आंखों से बहते आंसू उस कागज को गीला कर रहे थे। बेटा, मैं जानती हूँ तू मुझे चोर नहीं समझना चाहता था, पर परिस्थिति ने तुझे वैसा सोचने पर मजबूर किया। जिस दिन तू ऑफिस गया था, उसी दिन शीला ने मेरे बक्से में तेरे पैसे रख दिए थे। वो चाहती थी कि घर से मुझे निकाला जाए। उन्होंने लंबा सांस लिया, फिर लिखा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा बेटा, क्योंकि मैं तेरा घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगर मैं अपना सच बताती तो तेरी शादी, तेरी जिंदगी बिखर जाती। मैंने चुप्पी को ही चुना, क्योंकि माँ का काम होता है संभालना, चाहे उसे खुद को ही क्यों न टूटना पड़े। कागज पर एक आंसू गिरा, स्याही फैल गई। वो मुस्कुराई, जैसे अपने ही दर्द को ढक रही हो। बेटा, तुझे याद है तू बचपन में कहता था, अम्मा तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं सोचती थी तू बड़ा होकर भी ऐसा ही कहेगा, पर अब समझ आया जिंदगी में उम्र नहीं, परिस्थितियां रिश्ते बदल देती है। उनके हाथ कांप रहे थे, फिर भी लिखा, मैं तेरी पत्नी शीला को दोष नहीं देती, क्योंकि शायद उसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। पर मैं ये जरूर कहती हूँ बेटा, अगर किसी दिन तुझे भी किसी रिश्ते में अकेलापन महसूस हो तो किसी बूढ़ी माँ की आंखों में झांक लेना, वहाँ तेरा भगवान मिलेगा। उन्होंने खत मोड़ा, लिफाफे में रखा और उस पर लिखा, मेरे बेटे चंदन के नाम। फिर भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। अब वो खिड़की के पास बैठी, बाहर से आती हवा उनके चेहरे से खेल रही थी। धीरे धीरे उन्होंने आंखें बंद की और वही पुराना भजन गुनगुनाने लगी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भजन की आखिरी पंक्ति पर उनकी सांसें थम गई। चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई माँ अपने आखिरी पल में भी बेटे को माफ कर चुकी हो। सुबह वृद्धाश्रम की महिला स्टाफ जब कमरे में पहुंची तो कुसुम देवी उसी कुर्सी पर बैठी मिली। सीने से तस्वीर अब भी चिपकी थी। कागज के उस खत के नीचे हल्की स्याही की रेखा थी, जैसे शब्दों के साथ उनका प्राण भी बह गया हो। स्टाफ ने तुरंत फोन किया, सर आपकी माताजी नहीं रही। चंदन का मोबाइल कांप उठा। ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, पर उसने कुछ नहीं सुना। कानों में बस वही आवाज गूंज रही थी, चंदन तू जब बड़ा होगा तो माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा ना। वो बिना कुछ कहे गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके सामने वही दृश्य आते रहे, माँ का मुस्कुराता चेहरा, वो बक्सा, वो अपमान। जब वह वृद्धाश्रम पहुंचा तो देखा कुछ लोग कुसुम जी के शरीर को जमीन पर लिटा रहे हैं। चेहरे पर वही शांति थी जो सिर्फ माफ करने वालों को मिलती है। चंदन ने झुककर माँ के चरणों में सिर रख दिया, अम्मा माफ कर दो, मैंने तेरे सच को झूठ समझा, तेरे प्यार को बोझ। उसकी आवाज टूट रही थी, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त वृद्धाश्रम की एक बुजुर्ग महिला पास आई और बोली, बेटा तुम्हारी अम्मा रोज बस एक ही बात दोहराती, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं था। और ये रही उनकी आखिरी चिट्ठी। चंदन ने कांपते हाथों से वह खत खोला। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। हर शब्द जैसे उस पर तीर की तरह गिर रहा था। माँ की चुप्पी, उसका त्याग, उसकी माफी। खत खत्म होते होते चंदन जमीन पर गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा, अम्मा तुझे झूठा कहने से पहले बस एक बार तेरा चेहरा देख लेता तो शायद मेरी आत्मा बच जाती। वृद्धाश्रम के हर कोने में उसकी चीख गूंज उठी। वो चीख नहीं थी, एक बेटे का टूटना था। उसी शाम कुसुम देवी का अंतिम संस्कार हुआ। चंदन की आंखें लाल थी, लेकिन उनमें एक दृढ़ता थी। वो माँ की राख से कुछ बचा नहीं सकता था, पर माँ की सच्चाई जरूर बचाएगा। उसने राख उठाकर फुसफुसाया,
अम्मा, अब तेरे बेटे की आंखें खुल गई है। तूने जो सिखाया वो मैं अब निभाऊंगा इंसानियत से। उसकी हथेलियों से राख उड़कर हवा में घुल गई, जैसे किसी माँ की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। शाम का समय था। दिल्ली शहर की गलियों में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन चंदन के भीतर तूफान था। वो गाड़ी चलाते हुए एक एक शब्द याद कर रहा था। माँ की चिट्ठी के शब्द, मेरा कोई कसूर नहीं था बेटा, मैंने बस किसी की मदद की थी। हर वाक्य उसके भीतर हथौड़े की तरह बज रहा था। घर के बाहर पहुंचते ही उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया। शीला दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर हल्की हैरानी और बनावटी चिंता। क्या हुआ चंदन, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? चंदन की आवाज ठंडी थी, लेकिन भीतर लावा था। माँ चली गई शीला। शीला ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? कब? आज सुबह, शांति कुंज वृद्धाश्रम में अकेली, बस एक तस्वीर और एक चिट्ठी के साथ। शीला ने 2 पल चुप रहकर कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन चंदन, अब तुम खुद को संभालो। जो होना था वो हो गया। चंदन की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। जो होना था शीला, या जो तुमने करवाया वो हो गया? शीला ने घबराकर पूछा, क्या कह रहे हो तुम? चंदन ने जेब से मुड़ा हुआ खत निकाला। ये माँ का आखिरी खत है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चोरी तुमने उन पर मढ़ी थी। तुमने ही पैसे उनके बक्से में रखे थे ताकि उन्हें घर से निकाल सको। और वो अंगूठी जो उन्होंने किरण को दी थी, वो किसी चोर की चाल नहीं थी, एक इंसानियत की दया थी। शीला का चेहरा पीला पड़ गया। चंदन, मैंने तो बस। क्यों किया शीला? चंदन की आवाज कांप रही थी। क्यों मेरी देवी जैसी माँ को इतनी बड़ी सजा दी? शीला की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सोचा मैं बस तुम्हारा ध्यान बटाना चाहती थी। माँ हर चीज में टांग अड़ाती थी। मुझे लगता था वो मुझे पसंद नहीं करती, और इसीलिए तुमने मेरे सामने मेरी माँ को चोर बना दिया। चंदन चीख पड़ा। तुम जानती हो शीला, वो अपने आखिरी दिन तक यही कहती रही, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो अपने बेटे की एक झलक देखना चाहती थी जो उन पर यकीन कर ले, लेकिन मैंने भी वो नहीं दिया। शीला ने कांपती आवाज में कहा, चंदन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चंदन ने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, माँ तो तुम्हें माफ कर चुकी है। उन्होंने अपने खत में लिखा था, मैं किसी को दोष नहीं देती, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी माँ को खो दिया, और वो भी जीते जी। शीला वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। चंदन, मैं सच में पछता रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ के पास जाना चाहती हूँ, उनकी कब्र पर सिर झुकाना चाहती हूँ। चंदन ने धीरे से कहा, जा सकती हो, पर वहाँ कोई पत्थर नहीं, सिर्फ राख है, और वो राख अब तेरे हर झूठ की गवाही बन चुकी है। उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर थी किरण, हाथ में एक छोटा थैला और आंखों में नमी। उसने कहा, भैया, ये अम्मा की राख है और साथ ही उनका भगवान का फोटो। उन्होंने कहा था इसे बेटा संभाल लेगा। चंदन ने दोनों हाथों से वह थैला लिया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें फिर से भर आई। उसने राख अपने सिर पर छिड़क ली। अम्मा, तेरे बेटे ने तेरे नाम पर कलंक लगा दिया था, आज वही तेरे नाम को वापस रोशन करेगा। फिर उसने शीला की ओर देखा। शीला, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, पर अब तू इस घर में नहीं रहेगी। यह घर अब उस माँ की यादों का मंदिर बनेगा जिसे तूने तोड़ा था। शीला ने सिर झुकाया। जहाँ मेरी जगह नहीं, वहाँ मैं रह भी नहीं सकती। वह रोती हुई वहाँ से चली गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। चंदन ने किरण की ओर मुड़कर देखा। किरण, माँ की आखिरी इच्छा थी कि दिल्ली वाला घर तेरे नाम कर दूं। तूने जो किया वो कोई एहसान नहीं था, वो इंसानियत थी। अब वही घर इंसानियत का प्रतीक बनेगा। किरण की आंखों में आंसू थे। भैया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस माँ को माँ की तरह समझा। चंदन ने मुस्कुराकर कहा, और वही इस दुनिया की सबसे बड़ी बात होती है, किसी अजनबी में अपना देखना। उस रात चंदन बरामदे में बैठा था। हवा में माँ की खुशबू थी और उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, माँ को देखना नहीं, महसूस करना, वही तेरे साथ रहेगी। वह मुस्कुराया। हाँ अम्मा, अब तो यही है। इस घर की हर दीवार में, हर सांस में चांद की रोशनी आंगन में फैली, और दीवार पर टंगी कुसुम देवी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा उठी, जैसे किसी माँ ने अपने बेटे को आखिरकार सही रास्ता दिखा दिया हो। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण चंदन के घर की खिड़की से भीतर आई। आज घर की दीवारों पर एक अजीब सी शांति थी। वही घर जहाँ कभी ताने, झगड़े और सन्नाटा था, अब जैसे माँ के आशीर्वाद से पवित्र हो गया हो। चंदन माँ की तस्वीर के सामने बैठा था,
अगरबत्ती की हल्की महक कमरे में फैल रही थी। उसने धीरे से कहा, अम्मा, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। तुम चली गई, लेकिन मुझे जीना सिखा गई। मेज पर वही पुराना खत रखा था, कुसुम देवी का आखिरी खत। चंदन ने उसे फिर से खोला, हर शब्द को महसूस किया। हर बार पढ़ने पर लगता जैसे माँ अब भी बोल रही हो। जब इंसान किसी की मदद करता है तो भगवान उसके पास खुद आता है। वह उठा, बाहर आंगन में गया और धीरे धीरे मिट्टी पर पैर रखते हुए बोला, अब यह घर किसी एक माँ का नहीं रहेगा। यहाँ हर माँ को जगह मिलेगी जिन्हें उनके अपनों ने भुला दिया। कुछ ही सप्ताह में आसपास के लोग हैरान थे। वही घर जहाँ कभी कुसुम देवी के आंसू गिरे थे, अब वहाँ बोर्ड लगा था, कुसुम सदन, माँओं के लिए एक सुरक्षित आसरा। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता था। चंदन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा समय उस संस्था को देने लगा। शहर के लोग जो पहले बस तमाशा देखते थे, अब मदद के लिए आगे आने लगे। हर कमरे में एक माँ थी जो कोई अपने बच्चों से छूट गई थी, कोई जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया था। हर सुबह चंदन इन माँओं के पैर छूता, जैसे हर एक माँ में उसे अपनी अम्मा दिखाई देती थी। अम्मा, दवा ली? हाँ बेटा, तू खुद खाया? ये संवाद घर को फिर से घर बना रहे थे। एक दिन किरण आई, उसके साथ उसका छोटा बेटा आशीष भी था। भैया, अब आप पर गर्व है। अम्मा अगर होती तो कितनी खुश होती। चंदन मुस्कुराया, नहीं बहन, वो है, देखना, हर मुस्कुराते चेहरे में वही तो है। उसने दीवार पर लगी कुसुम देवी की तस्वीर की ओर देखा। वो फोटो अब फूलों से सजी थी और नीचे लिखा था, माँ, जिनकी ममता कभी खत्म ही नहीं होती। शाम को चंदन छत पर बैठा था, आसमान में ढलता सूरज देख रहा था। वह बोला, अम्मा, तेरा बेटा अब अकेला नहीं है। अब तेरी तरह कई माएँ यहाँ हंसती हैं, जीती हैं। तेरे नाम की ये रोशनी कभी बुझने नहीं दूंगा। नीचे से आवाज आई, चंदन बेटा, आ जाओ, प्रसाद बांटना है। वो मुस्कुराया, हाँ अम्मा, आता हूँ। अब हर माँ उसे बुलाती थी बेटा, और हर आवाज में उसे अपनी माँ कुसुम देवी का आशीर्वाद सुनाई देता था। कुछ महीनों बाद दिल्ली के एक बड़े अखबार में खबर छपी, एक बेटे ने अपनी माँ की याद में बनाया कुसुम सदन, जहाँ हर माँ को मिलता है घर जैसा सुकून। खबर के नीचे तस्वीर थी चंदन की। चंदन मुस्कुराते हुए कुछ वृद्ध महिलाओं के बीच बैठा है और पीछे दीवार पर उसकी माँ कुसुम देवी की तस्वीर लगी थी। लोग कहते थे, वो माँ जिसने जिंदगी में अपमान सहा, अब उसकी याद से सैकड़ों माएँ सम्मान पा रही हैं। एक दिन शाम को चंदन दरवाजे के बाहर बैठा था। एक बुजुर्ग महिला आई, फटे कपड़ों में, झुकी कमर के साथ। बेटा, सुना है यहाँ माँओं को जगह मिलती है। चंदन ने आगे बढ़कर कहा, यह घर आपका है अम्मा, यहाँ कोई पराया नहीं। उसने महिला का हाथ थामा और अंदर ले गया। फिर उसने धीरे से आसमान की ओर देखा। अम्मा, अब कोई माँ अकेली नहीं रहेगी, ये मेरी कसम है। रात को सब सो चुके थे। चंदन आंगन में बैठा था, आसमान में चमकता चांद देख रहा था। हवा में माँ की वही खुशबू थी, हल्की चंदन की। एक पत्ते ने जमीन पर गिरकर उसकी गोद छू ली। वो मुस्कुराया और फुसफुसाया, जानता हूँ अम्मा, तू अभी भी यही है, बस दिखती नहीं। उसने दिए में तेल डाला और जलाया। धीरे धीरे लौ ऊपर उठी, जैसे किसी माँ की आत्मा मुस्कुराकर कह रही हो, अब तूने इंसानियत की लौ जला दी है बेटा, यही मेरा असली पुनर्जन्म है। कभी इस घर में सन्नाटा था, अब यहाँ हर दिन भजन, हंसी और माँओं के आशीर्वाद की गूंज थी। चंदन अब समझ चुका था, माँ की गोद केवल जन्म देने वाली ही नहीं होती, वो दिल है जो बिना शर्त प्यार करना जानता है। जो अपने माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान नहीं रख सकता, वो जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई पाले खाली ही रहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी का कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया, और आप यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।